गिकी कंप्यूटर एग्ज़ाम, तो ये हमारा जो है वो सेट 1 है। तो अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेली एक सेट देखेंगे, ठीक है। और एक सेट में हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चंस करीब जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। 50+ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए जो भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस बोले तो जैसे मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे सी है, C++ है, या फिर DBMS है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, नेटवर्किंग, IoT, ब्लॉकचेन, AI, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वेब टेक्नोलॉजी, जितना भी है जो भी है, तो हम हर सब्जेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे एक सेट में। 1 2 नहीं, 5 तक भी जाएगा। ये 50 क्वेश्चन है तो 10 12 15 टॉपिक है, तो 2 3 4 क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा। तो ये हम लोग जो है वो डेली अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेट है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए आप चूँकि मतलब एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो मेरा मानना है कि आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो यदि आप सीरियस हैं, आपको लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपके पास एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस हों, तो आप गिकी बैंकर से ऐप को रेफ़र कर सकते हैं। हमारे ऐप के ऊपर में जो है वो लगभग 7000 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, अराउंड 7000 क्वेश्चंस, ठीक है, 7000 क्वेश्चंस। और ये क्या है, सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज है। तो आप जो है वो ये कोर्स हमारा ले सकते हैं, और बहुत 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 ही मिनिमम प्राइस में है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट फ्री है। तो हमारा 2 कोर्स है। एक कोर्स जो हमारा है वो है मॉक टेस्ट का, सिर्फ मॉक टेस्ट का, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज MCQ मिलता है। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, मॉक टेस्ट है, और साथ ही साथ लेक्चर्स भी है, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स भी है। तो दोनों है, तो आपको जो भी सूट करे, दोनों का प्राइस सेम ही है, तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हो और आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यदि आपका कोई क्वेरी आता है या कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट हो तो आप यहाँ रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइज मैंने कर लिया है, तो एडवर्टाइजिंग के बाद अब पढ़ा जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम डेटाबेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है डेटाबेस ट्रांजेक्शन में। देखिए, डेटाबेस ट्रांजेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो एसिड प्रॉपर्टी माइंड में आता है ना। एसिड प्रॉपर्टी एक माइंड में आता है, ACID, है ना। एसिड प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो ए फॉर क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी में ए फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या है हमारा, ए फॉर होता है एटोमिसिटी, ठीक है। ए फॉर क्या है, एटोमिसिटी, MICITY, एटोमिसिटी। दूसरा हो गया क्या, कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये जो है वो हमारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी, LITY, ठीक है ना। अब एटोमिसिटी क्या है, देखिए एटोमिसिटी क्या है कि मान लीजिए जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत सारे उसके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। और तो एटोमिसिटी का क्या मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ईच ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट विच आइदर कंप्लीट्स इन इट्स इंटायरली और डजंट कंप्लीट एट ऑल। मतलब कि जो भी इसके सब ऑपरेशंस हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा पूरा का पूरा, या नहीं तो पूरा का पूरा फेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 5 ऑपरेशंस हैं, 3 जो है वो पास हो गया और 2 जो है वो फेल हो गया, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज क्या है, तो दिस इज एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है,
कंसिस्टेंसी भी समझ गए आप लोग। देखिए कंसिस्टेंसी क्या होता है कि मान लीजिए डेटाबेस है आपका, तो डेटाबेस में मान लीजिए ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जब मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन होता है तो मान लीजिए डेटाबेस में कुछ चेंज होता होगा। मान लीजिए आप कंसीडर करो कि बैंक डेटाबेस जहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इंश्योर्स दैट अ ट्रांजेक्शन कैन ओनली ब्रिंग द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल डेटा। मतलब एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में जाता है, तो दैट इज कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन क्या है? यदि हम आइसोलेशन की बात करें, देखिए आइसोलेशन का क्या है कि कंकरेंट ट्रांजेक्शन होता है डेटाबेस में। आप लोग जानते हैं कि कंकरेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक साथ 25, 50, 100, 200, 400, 1000 ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन हर ट्रांजेक्शन जो है, ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं। मतलब यदि ये T1 है या T2 है या T3 है या T4 है, तो T1 को T2 से कोई मतलब नहीं है, T2 को T3 से कोई मतलब नहीं है, यानी T1 को रेस्ट, T2, T3, T4 किसी से कोई मतलब नहीं है, T2 को अपने छोड़ करके किसी से कोई मतलब ही नहीं, आइसोलेशन में है ये लोग। मतलब दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन लिव्स द डेटाबेस इन द सेम स्टेट that would have been obtained if the transaction were executed sequentially। मतलब या फिर ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोलेशन प्रिवेंट्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। आइसोलेशन मतलब कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद आता है क्या? ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है? तो देखिए एक बार ट्रांजेक्शन आपने डेटाबेस में कुछ क्वेरी वेरी किया, जो भी ट्रांजेक्शन करना है किया, एक बार आपने कमिट कर दिया, तो जैसे ही हम कमिट कर दिए ट्रांजेक्शन हैज बीन कमिटेड, ठीक है, या वी कैन से कि ड्यूरेबिलिटी गारंटीज दैट वंस अ ट्रांजेक्शन हैज बीन कमिटेड इट विल रिमेन सो इवन इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। This means that the changes made by the transaction are permanently stored in the database। मतलब एक बार कमिट कर दिया तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब बताओ, अब तो हम लोग चारों का मतलब समझ गए। तो हमारा क्वेश्चन था ये कि विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये एटोमिसिटी हुआ ना। एटोमिसिटी में क्या है कि सारा होगा या सारा नहीं होगा, तो दैट इज एटोमिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which data structure is best suited for implementing a recursive algorithm? देखिए रिकर्सन की जब भी बात आएगी तो हमेशा स्टैक यूज होगा, याद रखिएगा। वैसे भी देखिए रिकर्सन, मान लीजिए कि आप लोग यदि प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो प्रोग्रामिंग में हम लोग बोलते हैं ना कि विद रिकर्शन लिखो, और उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, ठीक है ना, तो जैसे आप फैक्टोरियल का एग्जाम्पल निकालते हो, ठीक है, तो फैक्टोरियल का एग्जाम्पल में आप रिकर्सन को याद करिए कैसे करते थे हम लोग, कैसे लिखते थे। अच्छा, फैक्टोरियल का क्या मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। फैक्टोरियल तो आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 5 कहूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, है ना। अब इसके लिए मान लीजिए यदि मैं रिकर्सन से आपको बोलूँगा कि रिकर्सन से इसको बनाओ, तो कैसे बनाते? कुछ ऐसा बनता ना, FN मल्टीप्लाई FN -1, कुछ ऐसा ही ना बनता, या नहीं, मैंने गलती कर दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि रिटर्न N मल्टीप्लाई FN -1, और ये का जो बॉडी जो होगा यहाँ पर, ये फंक्शन का ही बॉडी होगा, यहाँ पर फंक्शन में पास होगा n, बस हो गया, n पास करो, रिटर्न में क्या कर दिए, n मल्टीप्लाई FN -1 तक, है ना, ये कॉल होता रहेगा। अब देखिए जब भी हम बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं ना, मतलब बैक ट्रैकिंग छोड़िए, बैक ट्रैकिंग से यानी मतलब है मैं बात करता हूँ, तो रिकर्शन में क्या होता है कि कुछ ऐसे होता है और फिर बैक ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, कॉल होना, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई में तो भी तो यही होता है, ठीक है। हनोई आप लोग को पता है, देखिए उसमें क्या होता, कुछ ऐसा होता था ना कि 3 रॉड ये होता था, और इसमें मान लीजिए कि डिस्क है, ठीक है, डिस्क सब में रखा हुआ है, और आपको इस तरीके से डिस्क को ट्रांसफ़र करना है। कुछ रूल्स होते थे कि
एक डिस्क ही एक बार में जो है वो दूसरे में आप ले जा सकते हो, और हमेशा जो है वो क्या होगा कि मतलब कि छोटा, जैसे जो बड़ा होगा वो नीचे होगा और उसके ऊपर जो है वो छोटा होगा, ठीक है। और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नो डिस्क में बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क, ठीक है। और बस, और एक टाइम में आप एक ही निकाल सकते हैं, और इस तरीके से करना है कि एक में जो है वो सारा का सारा आ जाए और वो छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा कुछ ऐसा करके होता है। ऐसे रिकॉल करवाने के लिए मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टैक यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, तो अच्छा एक बात बताओ, बाइनरी जो सर्च एल्गोरिदम है उसका बेस्ट केस क्या है, तो बेस्ट केस उसका क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। एवरेज एंड वर्स्ट केस क्या है, एवरेज और वर्स्ट केस क्या होता है, एन ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि वर्स्ट केस में क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। बेस्ट केस भी याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग विच रॉटिंग एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन द वेटेड ग्राफ। देखिए, यदि हम सिर्फ ये बोलें कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो बेलमैन फोर्ड भी होता है, बेलमैन फोर्ड भी होगा, फ्लॉयड वार्सल भी होगा, और आपको ये डिसगास्ट्रा भी होगा, ठीक है। लेकिन डिसगास्ट्रा को छोड़ करके ना बेलमैन फोर्ड और ये दोनों निगेटिव जो वैल्यू है, जो वेट है, उसको भी सपोर्ट करता है, तो आंसर हम लोग डिसगास्ट्रा देंगे, ऑल्दो यहाँ पर ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता रहा था, अभी मुझे याद आया कि ये जो हम लोग MCQ यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो आपको PDF में ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको कल से परसों के बीच में आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो 2 दिन के अंदर में आपको ये मॉक के फॉर्म में भी ऐप में मिल जाएगा, ये सारे मॉक के फॉर्म में आपको मिलेंगे ऐप के ऊपर, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम, तो हफमैन ही है जो लॉसलेस है, और ये सब क्या है, लॉसी है, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है जब हम इन कंप्रेशन करते हैं तो, ठीक है, हफमैन नहीं है। नेक्स्ट आइए, व्हाट डज द कैप थ्योरम इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग स्टेट। देखिए कैप का क्या मतलब है, तो कैप का मतलब होता है C फॉर, जैसे CAP है ना, ठीक है, तो कैप का मतलब है कंसिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। A का मतलब क्या है, अवेलेबल, एंड P का मतलब क्या होता है, पार्टीशन टॉलरेंट, पार्टीशन टॉलरेंट। अब कैप थ्योरम में एक ही चीज होता है क्या कि ये तीनों का तीनों, ठीक है, ये जो है कैप थ्योरम ये बोलता है कि ये तीनों का तीनों किसी भी सिस्टम में एक साथ नहीं होगा, ठीक है, कैप यही बोलता है, ठीक है, ठीक है। ए हो गया आंसर। एक बात और, ये जो कैप थ्योरम है ये 2000 में दिया गया किसके द्वारा, एरिक ब्रीवर के द्वारा। इसको हम लोग ब्रीवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। और ये मतलब कहाँ से आया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो ये थ्योरम दिया गया था, कैप थ्योरम, ठीक है। ये क्या है कि इट हाईलाइट्स अ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम that and states that it is impossible for a distributed data store to simultaneously provide more than 2 out of the following 3 guarantee। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक टाइम पे आप सिस्टम को कंसिस्टेंट भी रखना चाह रहे हो, अवेलेबल भी है और पार्टीशन टॉलरेंट भी है, तो तीनों नहीं होगा, एक टाइम पे सिर्फ कोई 2 जो है वो फुलफिल होगा। तो कैप थ्योरम यही बोलता है, a system cannot be all 3 consistent, available and partition tolerant at one time, ठीक है। चलिए 7th देखिए,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज द टर्म डेडलॉक रेफर। अच्छा एक बात बताओ, डेडलॉक की जब हम बात करते हैं ना, जब भी हम डेडलॉक की बात करते हैं तो डेडलॉक अकरेंस का 4 कंडीशन क्या क्या होता है, याद करिए क्या क्या होता है। तो एक आपका होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एम लिख देता हूँ, पूरा कौन लिखेगा, होल्ड एंड वेट है, नो प्रिम्पशन है, और चौथा कौन था, सर्कुलर वेट था। ठीक है ना, तो ये मैंने ऐसे रिकॉल करने के लिए बता दिया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था, याद करिए कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। होल्ड एंड वेट क्या है कि एक रिसोर्स लेके आप जो है अपने पास रखे हो और दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है। नो प्रिम्पशन क्या है कि एक बार रिसोर्स एलोकेट हो गया तो उसे छीन नहीं सकते, फोर्सिबली रिमूव नहीं कर सकते। सर्कुलर वेट क्या है कि ए जो है वो बी के लिए वेट कर रहा है, बी सी के लिए वेट कर रहा है, सी ए के लिए वेट कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट स्टेट में फंसा हुआ है। तो ये था। तो डेडलॉक का क्या मतलब होता है, डेडलॉक का मतलब यही होता है कि कंडीशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, तो दैट इज डेडलॉक, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट आइए, विच एल्गोरिदम इज यूज फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन हैश टेबल। हैश टेबल में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं। तो जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने ये पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। लीनियर प्रोबिंग में जब हम इंडेक्स फाइंड करते हैं ना, तो मान लीजिए कि पहले से उस इंडेक्स पे कोई डेटा स्टोर्ड है, तो लीनियर प्रोबिंग का यूज करके क्या होता है कि नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं। आई का वैल्यू जो भी हम लिए हैं तो उससे एक बढ़ाते जाते हैं, फिर वहाँ भी यदि कोलिजन है तो एक और बढ़ाते हैं, वहाँ भी कोलिजन है तो और बढ़ाते हैं, जितना मतलब वो टेबल का जो भी इंडेक्सेज है मैक्सिमम हम वहाँ तक जाएंगे। तो लीनियर प्रोबिंग इज द वन विच इज यूज्ड, दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन अ हैश टेबल। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन अ हैश टेबल के लिए क्या यूज होता है, तो लीनियर प्रोबिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ एसएसडी। एसएसडी के लिए एक ही चीज़ यूज होता है कि फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड होता है। इसका मैं एक रियल टाइम आपको एक बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लीजिए i3 आप यूज़ कर पा रहे हो, i3 प्रोसेसर इंटेल का 3rd जनरेशन। तो मान लीजिए कि वो ना एक्सेल नहीं खुलेगा तो फास्ट नहीं चलेगा, तो मान लीजिए अब क्या है कि आप कबाड़ा में फेंक दो, उसे बेच डालो। अब मान लीजिए पैसे नहीं है तो आदमी क्या करेगा, तो आप एसएसडी लगा लो, आप देखो फिर उसका स्पीड। तो एसएसडी के लिए यदि कोई पूछता है कि प्राइमरी एडवांटेज क्या है, तो वी ऑल नो कि फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड होता है। ठीक है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, आप विंडो का भी कोई भी लैपटॉप लोगे तो 256 एसएसडी 512 एसएसडी के साथ ही मिलेगा। ठीक है, और यदि आप मैकबुक का देख लो तो एप्पल का तो स्टार्टिंग से ही वो एसएसडी में ही देते हैं। ये वहाँ पे टीबी का हिसाब किताब बहुत कम ही होता था, 512 ही मिलता था। ठीक है, एयरवेयर का यदि आप लेते तो ठीक है, अलग बात है। तो एसएसडी मतलब एसएसडी और एसएसडी का क्या एडवांटेज है ओवर एचडीडी, तो फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड। इन मशीन लर्निंग व्हाट इज द टर्म ओवरफिटिंग रेफर्स टू। ओवरफिटिंग का क्या मतलब है, देखिए ओवरफिटिंग का क्या मतलब है ना, यदि आप फॉर द सेक ऑफ हम आंसर करें कि आंसर क्या होगा, तो आंसर है क्या कि ट्रेनिंग डेटा पे आपका सिस्टम सही काम कर रहा है लेकिन अनसीन डेटा पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसका, यहाँ बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट में। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि पहले मशीन को ना हम लोग सैंपल डेटा डाल के, ट्रेनिंग डेटा डाल के बताते हैं कि भाई ऐसा आएगा तो ऐसे बिहेव करना है, ये पैटर्न आएगा तो तुम ऐसे सोच सकते हो। तो अब मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग का क्या मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा पे तो मशीन को हमने सिखा दिया है तो वो सही काम कर रहा है, लेकिन अनयूजुअल पैटर्न, अनसीन पैटर्न जैसे ही मिलेगा तो सिस्टम जो है एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द मॉड्यूलो ऑपरेशन इन हैशिंग फंक्शन। मॉड्यूलो ऑपरेशन जो है वो हैशिंग में हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा यदि हम हैशिंग फंक्शन को करेंगे। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए जो टेबल है आपका वो तो लिमिटेड इंडेक्सेज होगा ना उस पर। ठीक है, वो तो उसका तो ये लिमिटेड होता है। ठीक है, तो क्या है कि यदि हम ऐसे बोले तो द मॉड्यूलो ऑपरेशन इज यूज्ड इन हैशिंग to ensure that the computed hash value fit
within the fixed size of the hash table. Or we can say that effectively mapping a potentially large set of input value to a limited number of indices in the table. ठीक है, कि मान लीजिए कि जो इंडेक्सेज हैं टेबल के उसका वो तो लिमिटेड है, मतलब टेबल का साइज तो फिक्स है ना, हैश टेबल का साइज फिक्स्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब आपके पास जो लार्ज सेट ऑफ इनपुट वैल्यू है जिसको हर इंडेक्स से मैच करना है, तो हैश वैल्यू का हैशिंग फंक्शन का हम यूज करते हैं कि जो भी अवेलेबल इंडेक्सेज है उससे उसको मैप कर दिया जाए। आप हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे तो और क्लियर आपका होगा, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत तरह के हैश फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो मॉड्यूलो ऑपरेशन भी वही यूज करते हैं, ठीक है। से भी मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर को ही ना बोलते हैं। मान लीजिए कि मैं a बराबर 15 और b बराबर 6 ले लिया, अब मैं a मॉड्यूलो b निकालूंगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ, ओह ये गलत हो गया, ठीक है ना। 15 मॉड्यूलो 6, तो ये क्या देगा आपको, 3 देगा, 3 देगा, है ना। या फिर 16 मॉड्यूलो 4, तो ये क्या देगा, 0 देगा। या फिर मैं 25 मॉड्यूलो 6 क्या देगा, 1 देगा। अब मैं करता हूँ 23 मॉड्यूलो 6 कितना देगा, 5 देगा। मतलब आप जिसके साथ मॉड्यूल निकाल रहे हैं ना, डिनोमिनेटर जो होगा, तो चूंकि रिमाइंडर ऑपरेटर है तो उससे तो हमेशा कम ही ना आएगा। आप यदि मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालोगे तो हम लोग ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमेशा हमारा क्या होता है, ये टेबल का जो इंडेक्सेज का साइज होता है वो उसके बराबर होता है। टेबल में मान लीजिए कि एक टेबल है, अब टेबल में कितना साइज है, 3 4 5 साइज है। तो जो भी हमारा डेटा होगा ना, उस डेटा का हम रिमाइंडर ऑपरेशन निकालेंगे इसी 5 के हेल्प से। तो आपका क्या होगा, हमेशा 5 तक ही आ सकता है, 5 से कम आएगा। अब मान लीजिए किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन 5 ही तो आएगा। 0 से 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो अब टेबल का जो नंबर ऑफ इंडेक्सेज है, वहाँ पे जो टेबल का साइज है, यदि उससे आप इनपुट नंबर को आप यदि रिमाइंडर ऑपरेशन निकालोगे तो उससे छोटा ही आएगा। तो इसीलिए मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज हम लोग हैशिंग फंक्शन में किस लिए करते हैं, जिससे हमारा गलत हो गया, ये आंसर हमारा क्या होगा, ये कि इट डिस्ट्रीब्यूटेड हैश वैल्यूज इन यूनिफॉर्मली अक्रॉस द हैश टेबल। चलिए नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इज टेक्निकल डेट। देखिए टेक्निकल डेट क्या होता है ना, कि देखिए टेक्निकल डेट क्या है कि द क्यूमुलेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकट्स एंड क्विक फिक्सेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। की जल्दबाजी में हम क्विक फिक्स करते जाते हैं, शॉर्टकट्स लगाते हैं, तो जब वो पूरा मिल करके बिल्कुल एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल डेट, ठीक है। कुछ समझाने के लिए नहीं है इसमें। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज द बेस्ट वर्स्ट केस रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। बेस्ट वर्स्ट केस रन टाइम, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप मुझे समझाओगे। अब बेस्ट भी बोल रहा है, वर्स्ट केस बोल रहा है, तो आप लोगों को पता है वर्स्ट केस में ज़्यादा टाइम लेता है, बेस्ट केस में कम टाइम लेना चाहिए। अब यदि हम बोलेंगे बेस्ट वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में भी जो कम टाइम ले, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं किसी क्लास में, और उस 5 बच्चे में से 3% है। अब हम बोलेंगे कि इस 3% में बेस्ट कौन है, तो भाई उस 3% में जो अच्छा नंबर लाता हुआ कंपैरेटिवली, मान लीजिए कि 100 में से 10 ही नंबर ले आ रहे हैं, कोई 10 ला रहा है, 11 1 12, 3 में से 10 11 12 नंबर ला रहे हैं, तो हम बोलेंगे बेस्ट फिसड्डी कौन है इसमें से, तो भाई जो 12 लेके आया वो बेस्ट फिसड्डी है। अब फिसड्डी तो है ही है, लेकिन तब भी ये बेस्ट है। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सारे ये जो सॉर्टिंग्स हैं, इस सॉर्टिंग्स का जो है वो मतलब क्या क्या रन टाइम है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, एक बार हम लोग ना रिकॉल करते हैं। चलिए, बबल सॉर्ट जो है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा ये ना कलम थोड़ा सा थिन वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, और क्या क्या होता है, इंसर्शन, क्विक, उसके बाद क्या होता है, मर्ज, उसके बाद क्या होता है, हीप। अब हम यदि ना वर्स्ट केस की बात करें तो देखिए, बबल का भी होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सिलेक्शन का भी होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इंसर्शन का भी होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर,
क्विक का भी होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और मर्ज और हीप सॉर्ट जो है, मर्ज और हीप सॉर्ट का होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन, एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। यानी देखा जाए तो सबसे, अभी फिसड्डी तो ये सब है, मान लीजिए बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन इसमें भी कम टाइम कौन ले रहा है, नंबर में ज़्यादा कौन ले रहा था, तो ये दोनों कम ले रहा है। तो हीप और मर्ज सॉर्ट जो है वो बेस्ट वर्स्ट केस रनिंग टाइम है। तो हीप तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में हमारा, मर्ज बस है, तो मर्ज हो गया ऑप्शन, समझ में आ गया, मर्ज हो गया आंसर। यदि ये हीप रहता, मान लीजिए कि डी में हीप लिखा रहता है यहाँ पे, तो हम लोग सी एंड डी बोथ देते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the principle of separation of concern in software design? देखिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न इतना ही है, हर इंडिविजुअल का कंसर्न अलग अलग होगा, है ना। तो उस कंसर्न के लिए आप क्या करते हो, उस कंसर्न को जो है हम लोग टेकअप कैसे करते हैं, हम लोग मॉड्यूल में बांट देंगे उसको, ठीक है, उसको बांट देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी बाय डिवाइडिंग सॉफ्टवेयर इनटू डिस्टिंक्ट फीचर्स। मतलब जिसका जो कंसर्न है फीचर के लिए, तो हर फीचर को अलग अलग कर देंगे। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न इन सॉफ्टवेयर डिजाइन एम्स टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी बाय डिवाइडिंग सॉफ्टवेयर इनटू डिस्टिंक्ट फीचर्स। इन OSI मॉडल एट विच लेयर डू राउटर ऑपरेट्स, तो ये तो आप नींद में भी बोल सकते हो, नेटवर्क लेयर है कि नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेटवर्क लेयर आया ना, तो एक बात बताओ, इसका प्रोटोकॉल कौन कौन सा है आपका, ICMP, IGMP, IP, ARP, RARP, ये सब तो यही यूज होता है ना, मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये सब यही यूज होता है। क्योंकि अब हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP होता था, एप्लीकेशन लेयर पे SMTP, FTP, TFTP, DNS, SNMP, सब वही यूज होता है। फिर सेशन लेयर हो गया सेशन के लिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, JPEG, ये सब। तो ये सब हमारा जो है वो नेटवर्क लेयर, मतलब राउटर्स मतलब नेटवर्क लेयर, तो हार्डवेयर, और दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच इज यूज्ड एट नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेमाफोर इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग। तो देखिए कंकरेंसी कंट्रोल के लिए ही सेमाफोर का यूज होता है, इसका और म्यूटेक्स दोनों का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्सेज बाय मल्टीपल थ्रेड्स। यानी कंकरेंटली यदि मल्टीपल थ्रेड्स उसको यूज कर रहा है, तो उसके कंट्रोलिंग के लिए हम लोग जो है वो सेमाफोर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ हाउ अ साइकिल इज डिडक्टेड। तो हाउ अ साइकिल इज डिडक्टेड क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा DFS करके, चेकिंग फॉर बैक एजेज। DFS में जाइए, बैक एजेज चेक कीजिए, तो साइकिल पता लग जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम यूज करते हो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, इसमें जो है वो डिफरेंट यूज करते हो। अब आप इसको पढ़ो, देखो कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा बी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूजेज द सेम की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड वेयर एज एसिमेट्रिक यूजेज पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस व्हाट डज एसिड स्टैंड फॉर। तो एसिड हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ा था, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 1, है ना, आंसर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो आप ही डिसाइड करो कि कौन है कौन नहीं है। एक बात बताओ, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस AWS में यदि आपका एकाएक ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या आपको मिलता है कि नहीं, तो मिलता है, यस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस एकदम हर जगह है, ये भी यस। लिमिटेड स्केलेबिलिटी बिल्कुल गलत। रिसोर्स पुलिंग यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। लिमिटेड स्केलेबिलिटी थोड़े ना, स्केलेबिलिटी के लिए ही तो हम यूज करते हैं भाई इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। Which of the following algorithm is not typically used for clusters in data mining? डेटा माइनिंग के लिए कौन सा यूज नहीं होता है। तो देखिए कौन सा यूज नहीं होता है, तो K-मीन्स भी यूज होता है, DBSCAN भी यूज होता है, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग भी यूज होता है। जो नहीं यूज होता है ये नेव बेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स रे ट्रैकिंग का क्या मतलब है, रे ट्रैकिंग का क्या मतलब है। देखिए लाइट जो है वो सरफेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रे ट्रैकिंग। आंसर हो जाएगा बी, अ टेक्निक फॉर मॉडलिंग द वे लाइट इंटरेक्ट विथ सरफेसेस, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंजेज इन द इम्प्लीमेंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो इसमें सबसे बड़ा प्राइमरी चैलेंज क्या होता है कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है तो कंसिस्टेंसी रखना
कि मान लीजिए ये साइट है, ये साइट है, ये साइट है, ये साइट है, अब एकदम कंसिस्टेंट रखना सबका, एक ही प्लेटफॉर्म कहना गलत हो जाएगा, फिर ब्रॉड मीनिंग हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि अपडेट होता है, मान लीजिए कि इसमें अपडेट कर रहे हो तो आपको इसमें सब में करना पड़ेगा, नहीं तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी रखना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल में एक ही चीज़ होता है कि चेंज आता रहे और आप एकोमोडेट करते जाओगे, आप एकोमोडेट करते जाओगे, आपका यही काम है। तो रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है, आप जो है वो चेंज को रिस्पॉन्ड करो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बिग नोटेशन फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में वर्स्ट केस के लिए जो है वो क्या होता है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। वर्स्ट केस के लिए हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी मेन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। तो दो आदमी बात कर रहे हैं, मान लीजिए बीच में एक आदमी जो है बंदा सुन रहा है, उसको सुनेगा फिर वो मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो हमारा 26 का जो है वो आंसर क्या होगा, एन अटैक वेयर देन अटैकर secretly relays and possibly alters the communication between two parties who believes they are directly communicating with each other। मतलब ए जो है वो ए और बी है, ये इसको कुछ भेजा लेकिन सी क्या किया, उसको अल्टर करके कुछ और ही भेज दिया इसको, ठीक है। तो मेन इन द मिडिल अटैक यही होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो मैं ना इसको बहुत अच्छा से सी में पढ़ाया हुआ हूँ, बहुत ही बढ़िया से C++ में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको यहाँ भी बताऊँगा। चलिए मैं एक पहले क्लास बना लेता हूँ, क्लास कार बनाया, इसमें एक मेथड डाल दिया, मान लीजिए कि क्या डाल दूँ, स्पीड डाल देता हूँ ना, एक स्पीड मेथड बनाया हूँ और इसमें डाल देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। क्लास है CLASS, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि क्लास का मतलब ये मैंने क्या बनाया था, एक मिनट, क्लास कार बनाया था, ठीक है ना। कार में स्पीड नाम का एक मेथड है जिसमें रिटर्न 0 है। अब मान लीजिए मैंने बनाया क्लास का डस्टर बना लेता हूँ, डस्टर, यहाँ पर भी स्पीड का इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ एक और रिटर्न कर देता हूँ 40, क्लास खत्म। अच्छा, क्लास डस्टर एक्सटेंड्स, मैं जावा का ये लिख रहा हूँ, एक्सटेंड्स कार, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताना इतना ये नहीं हो रहा, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को याद रहेगा। फिर एक और बनाता हूँ क्लास डस्टर नहीं, अब क्लास कौन बनाओ, फॉर्चूनर बना लेता हूँ, फॉर्चूनर एक्सटेंड्स कार, और यहाँ भी एक स्पीड मेथड बना लेते हैं। चलिए इसमें कर देते हैं, थोड़ा महंगा है ये तो कर देते हैं भाई 100। एक और बना लेता हूँ, क्लास मर्सिडीज बेंच MB लिख देता हूँ, एक्सटेंड्स कार, और स्पीड में डाल देते हैं क्या कि रिटर्न 300। चलिए अब देखते हैं जादू, क्या जादू। अब मान लीजिए ना मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कार C कर दिया, अब C में मैं ना डस्टर का ऑब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ, डस्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया और C.speed कॉल किया, तो क्या कॉल आएगा, केस 1, केस 2, यहाँ वाला जो है ना एक बना लेता हूँ कि ये कार C का ऑब्जेक्ट है, C रहने देता हूँ, लेकिन इंस्टेंस इसमें फॉर्चूनर का डाल देता हूँ और C.speed कर देता हूँ मान लीजिए। इसी तरह अब चलिए 2 काफ़ी है। अब होगा क्या ना कि देखिए बेस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, अब जब हम डस्टर का इंस्टेंस इसमें डाल दिए और जब स्पीड मेथड कॉल करेंगे तो C का स्पीड नहीं कॉल होगा, वो डस्टर का होगा। रन टाइम में आप जिसका जो है वो इंस्टेंस आप बेस क्लास में डाल दोगे उस क्लास का मेथड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्चूनर का किया तो फॉर्चूनर वाला स्पीड यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे डस्टर वाला डाले हैं तो डस्टर में 40 हो जाएगा, ठीक है। C++ में मैंने काफ़ी डिटेल में इसको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड ईच इन इट्स ऑन वे टू आइडेंटिकल मैसेज। आइडेंटिकल मैसेज मतलब आइडेंटिकल मेथड्स है उसके लिए, ठीक है ना,
उसके लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का एक ही काम है भाई, ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आजकल लोड बैलेंसर लगा होता है। मान लीजिए कि कोई आप वेबसाइट है, वो तो हर जगह चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। अब मान लीजिए 50 सर्वर है, एक सर्वर पे 5 लाख साइमल्टेनियस ट्रैफिक हो गया है, दूसरा एकदम खाली बैठा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा। जितने भी सर्वर सब पे लोड बैलेंसर क्या करता है कि लोड को इवनली बैलेंस्ड करता रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, खत्म, अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज यूजिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस ओवर अ ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस। तो इसका क्या एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सबसे बड़ा क्या है कि स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। इन अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग व्हाट इज द डिफरेंस व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो ऑप्शन भी नहीं देखना है, व्हाइट बॉक्स में नॉलेज चाहिए पूरा का पूरा, ब्लैक बॉक्स में नॉलेज नहीं चाहिए, कैसे काम कर रहा है वर्किंग का नॉलेज नहीं चाहिए, नो नॉलेज। अब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कौन इसके लिए सूट करता है, मार दीजिए आंसर। तो इसको बेस्ट सूट कौन कर रहा है, बी, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग, और ब्लैक बॉक्स में नहीं होता है काम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न विच पैटर्न प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एग्रीगेटर ऑब्जेक्ट सिक्वेंशियली विदाउट एक्सपोजिंग इट अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे बड़ी बात कि सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न आप पढ़ना अच्छे से, टाइम निकाल के एक बार पढ़ लेना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसका, तो ये होता है आइटरेटर पैटर्न होता है, ठीक है, कि जिसमें हम लोग जो है वो अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन एक्सपोज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच प्रिंसिपल इन द डेटाबेस डिजाइन इज वायोलेटेड व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। तो ये होता है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। व्हाट इज द प्राइमरी feature of quantum computing that allows it to process multiple possibilities simultaneously। तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड जो यूज होता है वो होता है सुपरपोजिशन। नेक्स्ट क्या है, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो है वो क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका क्या होता है कि आपको ये कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको सिक्योर करता है। तो टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ओवर अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो माइक्रो सर्विसेज का क्या, देखिए माइक्रो सर्विसेज क्या होता है कि पर्टिकुलर मतलब ना हर छोटा छोटा काम के लिए एक छोटा छोटा सर्विस हम लोग जो है लिखते हैं, और ये इंडिपेंडेंट काम करता है एक दूसरे से, ठीक है, ये जो है वो इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है। ऐसे हम बोले तो इन अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एप्लीकेशन आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कम्युनिकेट ओवर वेल डिफाइंड एपीआईज एंड दीज सर्विसेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर व्हिच मींस दैट इफ वन सर्विसेज फेल्स इट डजंट नेसेसरली ब्रिंग डाउन द इंटायर सिस्टम। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विसेज। सो आवर आंसर विल बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड रेसिलियंस थ्रू सर्विस आइसोलेशन। जो मैंने बोला कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, एक फेल हुआ तो हुआ, दूसरा अपना काम करता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक प्रोपैगेशन का क्या मतलब होता है। तो बैक प्रोपैगेशन जो है ना, उसका सबसे पहले बैक प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। इसका मतलब होता है बैकवर्ड प्रोपैगेशन ऑफ एरर। ये होता है क्या, बैकवर्ड प्रोपैगेशन ऑफ एरर्स। बैक प्रोपैगेशन का यही मतलब होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए टेक्निक यूज टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स बाय एडजस्टिंग द वेट्स बेस्ड ऑन द एरर रेट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज टाइपिकली यूज्ड एज अ सीपीयू कैसे। तो सीपीयू कैसे के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो स्टैटिक रैम यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। इन द रिल्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का एक ही मतलब होता है कि किसी आदमी को जो है वो
किसी भी तरह परसुएड करके उससे सारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि भाई तेरा ओटीपी क्या है, सीवीवी क्या है, कार्ड नंबर क्या है, तो ये सब हो गया फिशिंग। तो फिशिंग का हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है। व्हाट इज द टर्म ग्रीडी एल्गोरिदम? ग्रीडी एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? तो ग्रीडी एल्गोरिदम का एक ही मतलब होता है, एन एल्गोरिदम दैट मेक्स द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप। ग्रीडी एल्गोरिदम पे ना बहुत सारा क्वेश्चन है, चीज माइस प्रॉब्लम, डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे ना तो उसमें और भी है, तो लेकिन उसको डिस्कस करने का नहीं है यहाँ पे। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम दैट मेक्स द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप। खत्म। अब देखिए कंसेंसस क्या होता है। कंसेंसस ना एक रूल है, ठीक है। ब्लॉकचेन में ये क्या करता है कि वैलिडेट्स अ ट्रांजैक्शन एंड मार्क वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। ठीक है। तो ये कंसेंसस का जो है काम होता है, टू इंश्योर ऑल नोड्स इन द सिस्टम एग्री ऑन अ सिंगल वैल्यू और अ स्टेट। ठीक है, टू इंश्योर दैट कंसेंसस यूज्ड फॉर। तो कंसेंसस एक रूल है जो मेनली यूज करता है किसी ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं है, और तब जाके उसको ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक मार्क करता है। तो टू इंश्योर ऑल नोड्स इन द सिस्टम एग्री ऑन अ सिंगल वैल्यू और अ स्टेट, तो इसके लिए हम लोग कंसेंसस का यूज करते हैं। अब देखिए एन एज दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, तो खुद से खुद में करेगा, मान लीजिए तो लूप ही ना बन जाएगा ऐसे, या फिर मान लीजिए कहीं कर रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन लूप होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी म्यूटेक्स एंड सेमाफोर में जो है वो, म्यूटेक्स और सेमाफोर में जो है वो प्राइमरी डिफरेंस क्या है? तो म्यूटेक्स बाइनरी होता है, सेमाफोर का एक से दो से ज़्यादा स्टेट भी हो सकता है। नोट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्टफुल वेब सर्विसेज। देखिए रेस्टफुल वेब सर्विसेज का कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। स्टेटलेस होता है, कैशेबल होता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है, बस सेशन बेस्ड नहीं होता है। तो क्या नहीं है? तो सेशन बेस्ड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग व्हाट इज फीचर स्केलिंग प्राइमरी यूज्ड फॉर? फीचर स्केलिंग का यूज जो होता है वो हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका यूज होता है टू नॉर्मलाइज द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फीचर्स ऑफ डेटा। फीचर स्केलिंग का किस लिए यूज करते हैं? तो टू नॉर्मलाइज द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फीचर्स ऑफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ ब्लूम फिल्टर इन अ कंप्यूटर साइंस? ब्लूम फिल्टर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन अ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, एक मिनट, नहीं ये गलत हो गया, ये हमने गलत कर लिया, ये हमारा जो है क्वेश्चन अगेन पढ़ते। ओह, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ब्लूम फिल्टर इन अ कंप्यूटर साइंस? तो ब्लूम फिल्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं टू प्रोवाइड हाईली इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग। ठीक है, कि the main purpose of using a Bloom filter in computer science is to efficiently test that whether an element is a member of a set or not. ठीक है, the main purpose of using a Bloom filter in computer science is to efficiently test whether an element is a member of a set or not. ठीक है, टू प्रोवाइड हाईली इफिशिएंट फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग। तो मैंने बोला कि मेंबरशिप टेस्टिंग मतलब कि वो मेंबर है कि नहीं है, वो मेंबर है कि नहीं है। 46 इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल व्हाट इज द टर्म ब्रांचिंग रेफर टू? अच्छा एक बात बताओ, वर्जन कंट्रोल के लिए क्या क्या आप लोग यूज़ करते हो? तो गिटलैब यूज़ करते हो, बिटबकेट यूज़ करते हो, है ना, बहुत सारा फ्री टूल भी है, पेड भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब एक जगह हमारा मान लीजिए पहले वर्जन कंट्रोल क्यों यूज़ करते हैं बताओ आप? तो जो भी इंडस्ट्री में या काम का जिनको भी आइडिया होगा आप लोगों में से, तो वो सब जानते होंगे। मान लीजिए कोई बैंगलोर से काम कर रहा है, कोई दिल्ली से, कोई वर्क फ्रॉम होम है, कोई यूएसए से, जर्मनी, हर जगह से। तो हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, हर आदमी पुश पुल करता रहता है, कोड को पुश किया, पुल लेकर के जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो पुल लेके करते हैं, है ना। तो पुल लेके करते हैं काम। तो अब क्या होता है कि ब्रांच कौन काटता है? तो जनरली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या लीड टाइप का जो लोग है वो ब्रांच काटना इनफॉर्मल वर्ड है। तो ब्रांच काटना क्या होता है कि जब एक जगह एक मान लीजिए एक स्प्रिंट का काम हो गया, मैं एजाइल की बात कर रहा हूँ, तो स्प्रिंट 1 रख करके काट दिया, स्प्रिंट 2 बना दिया, स्प्रिंट 2 जब हो गया नॉर्मल या उस जो स्प्रिंट में काम था कर लिया, अब स्प्रिंट 3 ब्रांच बना दिया। तो मतलब क्या है कि ब्रांचिंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं यदि हमसे कोई पूछे तो क्यों होता है? क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द सोर्स कोड टू वर्क ऑन अ सेपरेट फीचर और फिक्स। मतलब एक पूरा कोड वहाँ पे रहता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, उस पर्टिकुलर स्प्रिंट का, उस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गार्बेज कलेक्शन? तो गार्बेज कलेक्शन का क्या यूज होता है? तो एक ही यूज होता है कि मेमोरी को फ्री अप करना, डिस्ट्रक्टर जो कॉल करते हो आप जावा में, है ना।
ऐसे हम नहीं करते, वो JVM ही कर लेता है, ठीक है। इसमें C++ में आप देखे होंगे डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, टिल्ड साइन के साथ कंस्ट्रक्टर है तो हो गया डिस्ट्रक्टर। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का जो है वो क्या यूज है इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इसका यूज होता है टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशन ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, नॉन रेपुडिएशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने कोई साइन किया किसी डॉक्यूमेंट पे या मैंने कोई मैसेज इनिशिएट किया, तो हमारे डिजिटल सिग्नेचर से जो मैसेज इनिशिएट हुआ, मान लीजिए बाद में बोलेंगे मैंने तो दिया ही नहीं था, मैंने साइन ही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं है, मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो दैट इज नॉन रेपुडिएशन। इट रेफर्स टू द एश्योरेंस दैट समवन कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ देयर डिजिटल सिग्नेचर ऑन अ डॉक्यूमेंट और अ मैसेज, ठीक है। और दिस इज ए की प्रिंसिपल इन साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडेम्पोटेंस मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब एपीआईज। वेब एपीआईज में जो है वो आइडेम्पोटेंस का जो है वो क्या मतलब है। देखिए क्या आइडेम्पोटेंस मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जैसे मान लो कि पुट मेथड है या मान लीजिए अपडेट मेथड है या फिर सेलेक्ट मेथड है, मतलब कुछ भी, मतलब वैसा जिसको आप बार बार कॉल करोगे तो आपको एक ही टाइप का जो है वो रेस्पॉन्स मिलेगा। HTTP गेट पुट डिलीट मेथड जो है वो जनरली ये क्या होता है कि आइडेम्पोटेंट टाइप का है, ठीक है। मतलब कि आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड वंस और मल्टीपल टाइम्स विदाउट चेंजिंग द रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि making multiple identical request and has the same effect as making a single request। 4 बार आप कॉल करके करो या एक बार में करो, उसका इफेक्ट सेम ही आएगा। तो दैट इज आइडेम्पोटेंस। और इसका जो है वो हमारा जो है वो आंसर क्या हो जाएगा आइडेम्पोटेंस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट मल्टीपल आइडेंटिकल रिक्वेस्ट विल हैव द सेम इफेक्ट एज अ सिंगल रिक्वेस्ट। खत्म, मेन डेफिनेशन को ही लिख दिया है ऑप्शन में। चलिए, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज द पाइपलाइनिंग रेफर्स टू। तो पाइपलाइनिंग का एक ही है कि थ्रूपुट इसका जो है कंप्यूटर का थ्रूपुट इससे बढ़ जाता है, ठीक है। आपका थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाता है। तो आंसर हो गया ए, टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग द थ्रूपुट ऑफ अ कंप्यूटर बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। तो थ्रूपुट बढ़ता है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन था। इसका जो है वो मॉक आपको जो है ऐप में मिल जाएगा, मॉक फॉर्म में। आप एक बार वीडियो देख लीजिए और मॉक लगा लीजिए कि कितना आपका रिकॉल हो पा रहा है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो अभी ये अपलोड नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मिल जाएगा। अगेन यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो गीकी बैंकर ऐप इज़ देयर, योर फ्रेंड्स, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर 7000+ MCQ जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे। और स्टिल वी आर अपलोडिंग 200+ MCQ ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना। और लेक्चर वीडियो है, लेक्चर PDF है। हमारा 2 कोर्स चलता है, एक सिर्फ MCQ और एक जो है वो MCQ प्लस वीडियो लेक्चर दोनों। तो आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है। कोई भी आपका रिक्वेस्ट, सजेशन कुछ भी है तो आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ बात कर सकते हैं हमसे, कोई भी इशू हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी करिए। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। हमारा ऐप जो है एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे चलता है। और कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।